नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड पिछले एपिसोड में हमने पिछले दो एपिसोड में हमने कुछ बैकग्राउंड बिल्ड करना शुरू किया था। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। फ्रांस में अभी मोनार्की है विच इज वेरी रिच एंड पावरफुल बिकॉज ऑफ द विक्ट्री इन 100 ईयर वॉर। एरिस्टोक्रेसी इसी कारण से वीक है क्योंकि सारा टैक्स स्ट्रक्चर इज डिजाइंड सच दैट द किंग इज गेटिंग ऑल द टैक्सेस. Tax have already been diverted from away from church to fund the war, and therefore church also is weak generally in the in France and England, and there and has lost a considerable amount of power. मतलब अभी भी पावरफुल है बट उतनी नहीं है जितनी पहले थी. In the east, Ottomans have conquered Constantinople, जो पहले बाइजेंटाइंस के अंतर्गत था, के अधीन था. और अब वहां पर एक इस्लामिक रूल आ गया है, तो बहुत मास एक्सोडस ऑफ क्रिश्चियंस टुवर्ड्स होली रोमन एम्पायर भी हुआ है. और ट्रेड रूट्स टू ईस्ट, अब लैंड ट्रेड रूट्स बंद कर दिए हैं ऑटोमन एम्पायर ने. तो ये बहुत ही थोड़ा सा एक मान सकते हैं आप डिफिकल्ट सिचुएशन है फॉर यूरोप. एट द सेम टाइम डिफिकल्ट सिचुएशन है फॉर यूरोप. क्यों है डिफिकल्ट? क्योंकि प्रॉस्पेरिटी लाइज टुवर्ड्स ईस्ट. जैसा मैंने बताया था, हर कोई ईस्ट के साथ ट्रेड करके प्रॉस्पेरस बन रहा है और अब वो ट्रेड रूट्स क्लोज हो गए हैं. जो बचे कुचे जो सी ट्रेड रूट्स थे उस पे अरब ट्रेडर्स का अधिकार शासन हो गया. तो अब कैसे ढूंढने ईस्ट की तरफ के ट्रेड रूट, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है ना. और बहुत एफर्ट्स लगने लग गए टू फाइंड दोज trade routes with East. And conditions, I would say, were favorable to support such endeavors. तो क्या कंडीशन थी? तो सबसे पहले तो ये कंडीशंस थी कि between 1200 AD and 1450 AD, about 23 universities had opened up in different parts of what we know as current Germany, France, England, Spain, and Italy. 23 universities. These universities would have clergymen, aristocracy come and learn Latin, बाइबल पढ़ना सिखाते थे और भी बहुत सारी लॉ पढ़ाते थे, है ना. इसके कारण से लिटरेसी रेट शॉट अप इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और देखिए, लिटरेसी का मतलब एक होता है कि जो पढ़ रहा होता है वो बता भी रहा होता है. जैसे मैं भी इस सिचुएशन में क्या है, पढ़ के बता ही तो रहा हूं, तो उस कारण से आइडियाज स्प्रेड हो रहे हैं. This spread of idea was greatly accelerated by one technology invention, which was printing press, invented in 1444 by Gutenberg. Or earlier, printing was extremely expensive and required resources that only church could afford. Now, printing became cheap and became accessible. So now ideas could spread extremely fast. कहते हैं by 1500 AD, there were about 25 million books in circulation within Holy Roman Empire and largely जो आज हमको यूरोप और ब्रिटेन पता है. And therefore, now people could read about memoirs of ancient travels, like they could read about one by Marco Polo and become aware that there was tremendous amount of prosperity lying in the East. लोगों को ये तो पता ही था कि दुनिया गोल है, उस समय तक पता चल चुका था. तो अब क्या हुआ कि बहुत सारे रिच मर्चेंट्स और बैंकर्स दे स्टार्टेड बिकमिंग willing to fund an expedition to find a trade route towards east. तो एक रिस्क टेकिंग सेलर की तलाश थी और फंडिंग की तलाश थी जो मतलब पूरा आपका कारवा तैयार कर सके शिप्स का फॉर दैट एक्सपेडिशन. एंड these plans succeeded when 1492 में कोलंबस लैंडेड ऑन कैरेबियन आइलैंड and he kicked off what is called as age of exploration. 1492 में वो कैरिबियन आइलैंड पे पहुंचे. 6 years later, वास्को ड गामा डॉक्ड ऑन कैलिकट पोर्ट, इंडिया, है ना. इंडिया के कैलिकट पोर्ट में मतलब कोहिकोड, उस पोर्ट पे डॉक हुए.
and discovered a sea route to India through Cape of Good Hope. अब देखिए 6 सालों के अंतर में, विद इन 6 years, यूरोप हैज डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटायरली टू न्यू कॉन्टिनेंट। एकदम नए नए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका डिस्कवर हो गए हैं, विच आर फुल ऑफ प्रेशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनसे भरे हुए हैं। एंड दे फाउंड अ सी ट्रेड रूट टू इंडिया through which they could claim the spice trade, which was only possible, अभी तो लैंड ट्रेड पे ही चल रहा था। इस कारण से क्या हुआ कि एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ बिगैन फ्लोइंग टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ट्रेड हो रहा है और दो एकदम नए कॉन्टिनेंट मिल गए हैं, तो प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेल्थ फ्लो करेगी, एंड यूरोप एंड यूरोपियन पावर स्टार्टेड एक्सपैंडिंग टुवर्ड्स ईस्ट। इसीलिए मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि द वर्ल्ड स्टार्टेड बिकमिंग मोर यूरोसेंट्रिक 1500 ऑनवर्ड्स, और ये सिलसिला अभी कुछ आने वाली सेंचुरीज तक लगातार चलता ही रहेगा। प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, ये तो एक बात है। दूसरी बात क्या हुई? द डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड से लोगों को नई हिम्मत मिल गई थी, इम्बोल्डन हो गई थी उनकी साइकी। मतलब पहले अगर भाग जाने का मन भी करता था तो कहीं जाने का ऑप्शन ही नहीं था। ईस्ट की तरफ जाओगे तो वहां तो आपका रिलीजन ही चेंज हो जाएगा, इसका खतरा है, इस्लामिक एम्पायर है। और दूसरी साइड पे अटलांटिक है, अंधकार है। अब जैसे लोगों ने मेमोयर्स पढ़ना शुरू करे, शेयरिंग स्टोर दे स्टार्टेड शेयरिंग स्टोरीज ऑफ द न्यू वर्ल्ड फ्री ऑफ चर्च एंड इट्स ऑपरेशन। इससे लोगों को अब ऐसा लगने लग गया कि हाँ ठीक है, भाग के एक्चुअली जा सकते हैं। देयर इज अ न्यू वर्ल्ड विच इज बियॉन्ड दीज ऑपरेसिव सिनारियोज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ चर्च। और इसी कारण से मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग practices of church at that time. One such practice was selling indulgences. क्या होते हैं indulgences? इंटेलिजेंसेस बेसिकली पर्चे होते थे, और आपको फनी लगेगा, पर यही पर्चे छपवाने के लिए कमर्शियल लेवल पे ऐसा सोच के ही गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था, है ना, कि पर्चे छपवाऊंगा क्योंकि इंटेलिजेंसेस तो चर्च खूब छापती थी हर साल, और वो मैं चर्च को बेच दूंगा, मैं पे मुनाफा कमाऊंगा। पर ये इंटेलिजेंसेस होते क्या है? तो ये एक पर्चा आप पोप से, या मतलब जो चर्च है उससे खरीद सकते हैं, एंड आफ्टर यू बाय दिस पर्चा फ्रॉम द चर्च, आपके सारे सिन माफ हो जाएंगे। ऐसा आप अपने रिश्तेदारों के लिए भी कर सकते हैं। तो मतलब बेसिकली ये मनी मेकिंग स्कीम है, जहां चर्च इज एक्टिंग एज अ मिडिल मैन बिटवीन द गॉड एंड द ह्यूमन। और इसको लेके सबके मन में एक मतलब बहुत ज्यादा ऑपोजिशन था। तो 1516 की बात है, चर्च वॉज रेजिंग फंड्स फॉर सेंट पीटर्स बेसिलिका। हाँ, वही वाला जहाँ जहाँ बहुत सारे लोग जाके आजकल सेल्फी खिंचा रहे होते हैं, तो मतलब है ना। तो सेंट पीटर्स बेसिलिका के लिए चर्च फंड रेज कर रहा था, एंड वन वे टू रेज फंड वाज सेलिंग इंडल्जेंसेस। यही इंडल्जेंसेस बेचने के लिए उनका एक बिशप यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग वाले इलाके में गया। अब वो कौन सा इलाका है? जो आज का जर्मनी है, लगभग वहां का उसी में ही हिलाया करता है। रोम जो मैंने आपको बताया था ट्रायंगल पे, उससे एक वर्टिकल लाइन थोड़ी ऊपर खींच के थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग वाला एरिया आ जाएगा। तो वहां इंटेलिजेंसेस बेचने के लिए ये बिशप पहुंच गया। और यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग वाला इलाका था मार्टिन लूथर नाम के जर्मन प्रीस्ट, थियोलॉजियन, और एक बहुत ही शानदार राइटर आप कह सकते हैं, उनका इलाका था ये। और उनको इंटेलिजेंसेस से बहुत प्रॉब्लम था। तो उन्होंने पहले तो ही ट्राइड टू टॉक टू द पर्सन, मतलब कोई हायर क्लर्जी होगा वहां पर, कोई हायर ऑर्डर होगा, उनसे बात करी। जब वो नहीं माने तो इन्होंने एक 95 थीसिस ऐसा एक नाम का डॉक्यूमेंट लिखा। बेसिकली ही रोट वेरी प्रिसाइसली द हिज डिसएग्रीमेंट्स विद दिस प्रैक्टिस ऑफ इंटेलिजेंसेस एंड मेनी अदर, और भी बहुत सारी चीजें जो उनको अच्छी नहीं लग रही थी, उन्होंने ऐसा लिखा इस डॉक्यूमेंट में, 95 थीसिस में, और एक बोर्ड पे चर्च के अंदर ले जाकर चिपका दिया। कहा जाता है कि
इनके सपोर्टर्स ने वो डॉक्यूमेंट वहां से लिया। लैटिन में लिखा हुआ था ये डॉक्यूमेंट, उसको ट्रांसलेट किया जर्मन में, वर्नाकुलर जर्मन में। और 1519 तक हालत ये हो गई थी कि ये डॉक्यूमेंट 95 थीसिस फ्रांस, इंग्लैंड और अधिकतर पार्ट ऑफ होली रोमन एम्पायर में इट हैड स्प्रेड, द आइडिया हैड स्प्रेड। है ना, डॉक्यूमेंट तो भले ही हार्ड कॉपी भी नहीं, बट फिर भी द आइडिया हैड स्प्रेड। So much so that church summoned Martin Luther in 1521, asking him to retract his arguments. So he goes, and instead of retracting, he gives a rousing speech which further leads to the spread of same ideas. और मार्टिन लूथर के अगेंस्ट चर्च हो जाती है बहुत बुरी तरीके से, एंड देयर फॉर ही इज हिडन बाय हिज फ्रेंड्स इन अ कैसल। और वहां कैसल में बैठ के मार्टिन लूथर राइट्स जर्मन वर्नाकुलर ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। कहते हैं कि उस जमाने में so many people read his documents, his Bible, that he became the best selling author. Martin Luther became the best selling author of that time. और इन्होंने एक मूवमेंट को जन्म दिया जिसको कहा जाता है रिफॉर्मेशन। ये रिफॉर्मेशन कहलाया कि चर्च अब धीरे धीरे चर्च की प्रैक्टिस के अगेंस्ट ऐसा एक एक ऑपोजिशन आ गया था, और ये ऑपोजिशन अब कह रहा था कि चर्च को रिफॉर्म करो। एंड people started preaching different type of practice than what church was preaching। और यही जनता जो मार्टिन लूथर के आइडियाज से इंस्पायर्ड हुई, दे वर कॉल्ड एज प्रोटेस्टेंट्स। तो यहां से रिफॉर्मेशन शुरू हुआ मार्टिन लूथर से। और इन्होंने कैसे आने वाले पूरे समय को इन्फ्लुएंस किया, चलिए अब ये जानते हैं। तो अब समय है अराउंड 1527, 10 साल हो चुके हैं मार्टिन लूथर की 95 थीसिस पब्लिश होकर। तो थोड़ा पॉलिटिकल सिचुएशन समझते हैं अभी क्या है। फ्रांस में, जैसे मैंने कहा, फ्रेंच मोनार्की है, काफी पावरफुल है। अब इंग्लैंड में वो 100 ईयर वॉर के बाद एक सिविल वॉर हुआ था, वॉर ऑफ रोजेस जो मैंने कहा था, उसके बाद फिर से मोनार्की आ चुकी है, और अब काफी अच्छी स्टेबल मोनार्की है। हेनरी एट का रूल है 1527 में इंग्लैंड में। अभी स्पेन में जो मोनार्क है वो कैथोलिक है, और स्पेन का मोनार्क ही नेदरलैंड्स पे भी रूल करता है। और फाइनली एक होली रोमन एम्पायर है जो आज का ऑस्ट्रिया, ईस्टर्न यूरोप, जर्मनी, लार्ज पार्ट्स ऑफ जर्मनी, है ना, जो होली रोमन एम्पायर है। ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेन का मोनार्क जिसका नेदरलैंड्स पे भी रूल है, और होली रोमन एम्पायर का मोनार्क, ये सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। दैट फैमिलीज नेम इज कॉल्ड हैब्सबर्ग। तो आप समझ सकते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो थोड़ा हैब्सबर्ग की तरफ शिफ्टेड है। क्यों? क्योंकि स्पेन भी उनका ही है, होली रोमन एम्पायर बहुत बड़ा था उस टाइम, तो वो भी उनका ही, ऊपर फ्रांस के सर पे नीदरलैंड्स भी उनका ही। और इस कारण से बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा टिल्टेड इनकी तरफ था। अब इंग्लैंड से शुरुआत करते हैं कि कैसे रिफॉर्मेशन ने इंपैक्ट जमाया। यहां पर हेनरी एट का रूल है, एंड ही गोज टू चर्च टू गेट हिज मैरिज अनल्ड। उसको तलाक लेना है अपनी फर्स्ट वाइफ से। नाउ द हैब्सबर्ग मोनार्क इन इज द कजिन ऑफ द क्वीन, मतलब होली रोमन एम्पायर का जो मैंने आपको बताया हैब्सबर्ग फैमिली का, वो क्वीन का कजिन है। तो पोप विल तो ऑलवेज लाई, मतलब उसी की तरफ लीन करेगा ना, होली रोमन एम्पायर के मोनार्क। तो पोप रिफ्यूजेस टू annul द मैरिज ऑन रिलीजियस ग्राउंड। मतलब वो ग्राउंड ऐसे नहीं बताते, बट ऑफ कोर्स रिलीजियस ग्राउंड पे अनल नहीं करते हैं, बोलते हैं आपको तलाक नहीं होगा। तो हेनरी एट रिटेलिएट करने के लिए खुद की एक चर्च, चर्च ऑफ इंग्लैंड बना देते हैं, एंड दे से ही किक्स ऑफ रिफॉर्मेशन इन इन इंग्लैंड। 1532 ऑनवर्ड्स वो क्या करते हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड तो बना ही दिया। 1532 ऑनवर्ड्स ही क्रिएट्स पॉलिसीज टू कॉन्फिस्केट लैंड
from the church and distribute it to new owners who are more loyal to the throne. और ये अब जैसे ही लोग देख रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं, सारे प्रिंसेस देख रहे हैं अलग अलग छोटे छोटी रियासतों के, they see it, and they also are now aligning with the Protestant cause, and they form this league called Small Chaldicke League. ये स्मॉल कॉल्डिक लीग क्या थी? ये प्रोटेस्टेंट प्रिंसेस थे जो अब प्रोटेस्टेंट कन्वर्ट होना चाहते थे, उनका ये लीग था अगेंस्ट द होली रोमन एम्पायर, और इनका टकराव शुरू हो जाता है ना? 1532 से मान लीजिए ये चल रहा है अभी, क्योंकि हेनरी एट ने तो ये कर दिया है और बाकी सब इंस्पायर्ड है। तो इन 1555 द टू साइड्स, होली रोमन एम्पायर और ये स्मॉल कॉल्डिक लीग, रीच अ पीस। दिस पीस इज कॉल्ड एज पीस ऑफ ऑक्सबर्ग। और उसमें डिसाइड क्या होता है कि हर एक प्रिंस अपना एक रिलीजन चूज कर सकता है, और उनकी टेरिटरी पे वो रिलीजन, वो टेरिटरी उस रिलीजन की कहलाई। और रिलीजन मतलब बिटवीन कैथोलिसिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म, है ना? इन दोनों के बीच में प्रिंस कैन चूज। बट ऑनेस्टली 1555 के पीस ऑफ ऑक्सबर्ग से पीस कभी आया नहीं, है ना? मार्टिन लूथर ने जो आग लगाई थी वो केप्ट स्प्रेडिंग। पीस ऑफ ऑक्सबर्ग के तुरंत बाद रेबल ग्रुप्स इन नेदरलैंड्स, which were Protestant dominated rebel groups, began clashing with Spanish government. मैंने क्या बताया था? स्पेनिश गवर्नमेंट कैथोलिक लीनिंग है, होली रोमन एम्पायर लीनिंग है, तो उनसे क्लैश शुरू हो गया। एंड what were these rebels demanding? Reformation and change in taxation process. अब 1588 तक जाते जाते फ्रांस एंड इंग्लैंड gave diplomatic recognition to the Protestant dominated rebel, and they declared a Protestant dominated Dutch Republic against the Spanish authority. ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। देखिए वो ही, अब यही एक मुद्दे को लेकर कितना कुछ चेंज आ गया है ना? बट स्पेनिश फोर्सेस कंटिन्यू टू क्लैश। ये उसी समय खत्म नहीं हुआ, भले डिक्लेयर हो गया था 1588 में, बट ये चलते रहा, ये क्लैश चलते रहा। अब समय है हमारा ध्यान फ्रांस की ओर मोड़ने का। पीस ऑफ ऑक्सबर्ग से ही शुरू करते हैं। 1555 में हेनरी सेकंड जो थे, ही अडॉप्टेड कैथोलिसिज्म एज अ रिलीजन। चॉइस था ना, आप लूथरन प्रिंस बन सकते थे जो मार्टिन लूथर की फिलॉसफी, या प्रोटेस्टेंट बन रहे हैं, या आप कैथोलिक बन सकते हैं। तो हेनरी सेकंड ने कैथोलिक जो चूज किया, एंड उनके शासन में प्रोटेस्टेंट्स वर हेवीली परसिक्यूटेड। बेसिकली फ्रांस डिसेंडेड इनटू अ सिविल वॉर बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। बहुत ज्यादा मैसेकर्स हुए इस दौरान। प्रोटेस्टेंट्स के कहते हैं 2% पॉपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट हो गई विद इन फ्रांस। 1592 तक आते आते, आप मान लीजिए ये करीब करीब 40 साल चल चुका है। हेनरी फोर्थ के को थोड़ा सा, मतलब उन्होंने दिमाग लगाया, उनको समझ में आया कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ प्रोटेस्टेंट लीनिंग रूलर टू रूल फ्रांस। हाउ? मतलब हेनरी फोर्थ प्रोटेस्टेंट ही रेज हुए थे, उनकी मदर ने उनको प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी में ही रेज किया था, पर उनको ये समझ में आ गया कि प्रोटेस्टेंट किंग तो नहीं रूल कर पाएगा, ये चलते रहेगा अदरवाइज सिविल वॉर। सो ही कन्वर्टेड टू कैथोलिसिज्म and took a extremely tolerant approach towards Protestants, ताकि थोड़ा पीस आए। बट मतलब पीस तो आया, बट 1610 में एक क्रिश्चियन जेलट, जेलट मतलब फैनाटिक, उन्होंने इनको असैसिनेट कर दिया, हेनरी फोर्थ को। 1610 में ये असैसिनेट हुए, और इनके उत्तराधिकारी इनके बेटे बने लुई 13। देखिए ये ऐसा नहीं है कि हेनरी का बेटा हेनरी ही होना चाहिए, है ना? राजा के बहुत सारे बेटे हो सकते थे। अब उनमें से कभी हेनरी राजा बन जाए, कोई लुई वाला बेटा राजा बन जाए, या कोई और चार्ल्स बेटा राजा बन जाए, ना 3-4 बेटे होते थे। तो अब ये हेनरी का जो लुई बेटा था, वो इनका 13th इनका बेटा बन गया। बट वो उस समय 9 ही साल का था, तो वो उस डायरेक्टली तो रूल नहीं कर पाया। About 1617, he took the reins of empire in his hand. अपनी मम्मी के साथ इनका कुछ डिस्प्यूट था, इनको उनको इन्होंने एग्जाइल करा,
और ये खुद अपने एम्परर बन गए। 1618 में जो याद है पीस ऑफ ऑक्सबर्ग जो मैंने कहा था, जो स्टार्ट हुआ था वहां से, कोई पीस तो मैंने कहा था पीस तो हुआ ही नहीं था, वो तो लड़ाइयां तो अभी भी चल ही रही थी। दैट all of that fallout, all of that fallout culminated into 30-year war which started in 1618. And the first phase of this war was from 18 to 35. और ये मोर लाइक मतलब जर्मन सिविल वॉर कह लीजिए ये, क्योंकि बर्गंडी, सैक्सनी, प्रुशिया, बवेरिया जो आज के जर्मनी वाले एरिया है, ये उस समय जो छोटी छोटी रियासतें थी, इन्होंने दे स्टार्टेड डिमांडिंग ऑटोनॉमी, मोर ऑटोनॉमी फ्रॉम होली रोमन एम्पायर। ये देखिए यहाँ पर भी वही रिफॉर्मेशन वाली आग लगी हुई है। और फ्रांस स्टेड आउट ऑफ दिस फर्स्ट फेज, जब ये थोड़ा जर्मन सिविल वॉर टाइप चल रहा था तो फ्रांस स्टेड आउट। बट इन 1635 फ्रेंच मिनिस्टर रिचील्यू, बहुत शातिर दिमाग कहा जाता है इनको, सॉ अपॉर्चुनिटीज टू मेक गेन्स। एंड फ्रांस ऑल्दो अ कैथोलिक नेशन, कैथोलिक बन गए थे ना रूलर, तो वो कैथोलिक तो फिर भी थे, but France enters the wars from Protestant side against the Habsburg। इनकी निगाह, इनको समझ में आ जाता है कि अगर अब पावर बैलेंस अच्छे से करनी है तो हैब्सबर्ग को थोड़ा सा काटना होगा। And this war is said to be the 30-year war which started in 1618 is said to be one of the bloodiest wars। लगभग 4.5 to 8 million people are estimated to have died during this war। This war concluded in 1648 with Treaty of Westphalia, which said similar things to Treaty of the similar thing to the Peace of Augsburg, but अब ये बहुत परमानेंट और क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में हो गई थी, बिकॉज नाउ ये वॉर प्रिटी मच, वो पूरा जो व्हाट स्टार्टेड विद पीस ऑफ ऑक्सबर्ग वाज नाउ कल्मिनेटिंग एंड क्रिस्टलाइजिंग। तो क्या हुआ ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया में? सबसे पहले स्पेन रिकॉग्नाइज्ड इंडिपेंडेंट डच रिपब्लिक, तो हैब्सबर्ग की पावर वहां खत्म हुई। होली रोमन एम्पायर, अगेन हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रिया वाले लॉस्ट कंट्रोल ऑफ सैक्सनी, बर्गंडी, प्रुशिया एंड बवेरिया, तो उनकी टेरिटरी से कंट्रोल चला गया। सबसे ज्यादा फायदा इस पूरी कहानी में हुआ फ्रांस को। फ्रांस गेन्ड न्यू टेरिटरीज, उनको मेड्स, टुलू, ये दो और एक और शायद तीन टेरिटरीज गेन हुई। दूसरा, देवर सक्सेसफुल इन डिवाइडिंग द स्पेनिश एंड ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, है ना। और तीसरा, वहां नेदरलैंड जो उनके सर पे बैठा हुआ रहता था हैब्सबर्ग, वहां से भी उन्होंने हटा दिया, तो अब इंडिपेंडेंट डच रिपब्लिक बन गई। And church's power was now considerably reduced and will continue to decline from here on। अब क्या होगा ना, रिफॉर्मेशन हो गया है, एक डिवीजन हो गया है, दो होंगे, तीन होंगे, बहुत डिवीजन होते जाएंगे, है ना। इसका मतलब मार्टिन लूथर ने जो आग लगाई थी 150 साल में, उसने यूरोप का नक्शा ही बदल दिया। एक एंड में अब फ्रांस में क्या हुआ है, ड्यूरिंग द 30-year वॉर लुई 14 हैज सक्सीडेड लुई 13, and French monarchy at this point was extremely powerful, more powerful than it was in 1453। हम 1648 में खड़े हैं और अब बस हम कुछ ही करीब 150 साल ही दूर है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और अगले एपिसोड में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। ये एपिसोड में अंत इस पे तो नहीं करना चाहता कि फ्रेंच मोनार्की पावरफुल थी, यस देवर पावरफुल। मैं एपिसोड अंत करना चाहता हूं रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, कलम तथा तलवार। उस कविता की दो पंक्तियां मैं मार्टिन लूथर को डेडिकेट करना चाहता हूं। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, है ना। ये तो समझ में आ गया होगा कि कलम से विचारों के जलते अंगारे पैदा होते हैं, है ना। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। और इस अंगारों से जो एक प्रज्वलित हो जाता है देश का प्राण, उसको तो मारे भी नहीं मर सकता।
पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। ये हमेशा बहुत ही सुंदर कविता है ये रामधारी सी दिनकर की, जो मैं मार्टिन लूथर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये उन्हीं की आग थी, ये उन्हीं की आग थी जो प्रज्वलित हुई थी और यूरोप में ये सब बदलाव ला रही थी। आने वाले समय में क्या होने वाला है इसके बारे में अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।